आज की जो क्लास है वो आधारित है हमारे एंग्लो सिख युद्ध पे। एंग्लो सिख युद्ध पढ़ने से पहले अब बात आती है रणजीत सिंह की विरासत की। सबसे पहले हम विरासत का मतलब समझना चाहिए। तो विरासत मतलब जो काम उन्होंने पहले की और आज तक जिनकी वैल्यू बनी हुई है वही उनकी विरासत है। आज के दौर में भी जो महत्वपूर्ण अपनी छवि रखते हैं। तो ऐसे कौन कौन से काम थे? तो सबसे पहला जो काम है वो ध्यान रखेंगे। दरअसल अमृतसर में जो हरमिंदर साहिब है, इसके गोल्डन टेम्पल बनने तक में एक कहानी है। क्या कहानी है? जब फोर्थ गुरु रामदास हुआ करते थे, नाम नोट करते चलेंगे, रामदास, तो उन्होंने एक कुंड बनाया था। उस कुंड का नाम था रामदास कुंड। रामदास कुंड। कहा जाता है कि इस कुंड को बनाने के लिए उन्होंने अकबर से जमीन ली थी। हालांकि ऐतिहासिक स्रोतों में इसका विवरण नहीं मिलता है। ऐतिहासिक साक्ष्य ऐसा नहीं कहते हैं। कुछ किताबों में ऐसा लिखा गया कि अकबर ने इनको ये जमीन दी थी। हालांकि इन्होंने वहां के जो जमींदार थे और जो लोग थे उनसे ही इस जमीन को लिया था। तो इस रामदास कुंड के नाम पर ही इस जगह का नाम रामदास नगर रखा गया था। नाम ध्यान रखेंगे, रामदास नगर। इस रामदास नगर को ही आज हम अमृतसर कहते हैं। क्या नाम कहते हैं? अमृतसर। यही रामदास नगर है। फिर जब फिफ्थ गुरु आए, गुरु अर्जन देव, गुरु अर्जन देव ने क्या किया? गुरु अर्जन देव ने जो रामदास कुंड था उसका नाम हरमिंदर साहब रख दिया। हरमिंदर साहब। तो हरमिंदर साहब रखने के साथ साथ उन्होंने वहां पर कुछ निर्माण कार्य भी कराया और उपदेश दिया कि इस निर्माण कार्य का सब लोग क्या करेंगे? यहाँ पूजा अर्चना करेंगे, यहाँ अरदास करेंगे। गुरु में अरदास होती है। 1830 की बात है। रणजीत सिंह जब तकरीबन 60 साल के होंगे, उन्होंने भी सिख धर्म में अपनी आस्था को दिखाते हुए 730, कितना? 730 केजी सोना हरमिंदर साहब पे चढ़ाया। और हरमिंदर साहब की जो मंदिर की जो पूरी परतें हैं उनको सोने से ढकवा दिया। हरमिंदर साहब की जो मंदिर की पूरी ऊपर की जो चीज बनी हुई है वो सोने से ढकवा दी और वहां पर जलाशय का भी पुनर्निर्माण कराया। आज जो कुंड है वहां, साथ ही वहां पर मार्बल उनके उनके द्वारा लगवाया गया। वहां कुछ दरवाजे भी वहां बनवाए गए राजा रणजीत सिंह के द्वारा। तो इस तरीके से उन्होंने हरमिंदर साहब का जीर्णोद्धार कराया और इस तरीके से हरमिंदर साहब गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर में बदल जाता है। अब आगे क्या ध्यान रखना हमें? उन्होंने न केवल स्वर्ण मंदिर बल्कि महाराष्ट्र में एक जगह है नांदेड़। नांदेड़ पर आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि गुरु गोविंद जी की मृत्यु हुई थी 1708 में। तो वहां पर एक जो जगह थी, जो विश्राम स्थल था गुरु गोविंद जी का, अंतिम विश्राम स्थल, उस स्थल पर हजूर साहिब का निर्माण करवाने में भी इन्होंने वित्त पोषण किया था। किसने? राजा रणजीत सिंह ने। तो इस तरीके से रणजीत सिंह ने हजूर साहिब के लिए वित्त पोषण दिया। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल बनाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने अपने शासनकाल में कभी किसी अपराधी को मृत्युदंड नहीं दिया। आगे है इनकी न्याय व्यवस्था। एक पॉइंट और लगा लेंगे, न्याय व्यवस्था। रणजीत सिंह जी की न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था में सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि न्याय व्यवस्था इनकी कैसी थी? कठोर थी। दूसरा, जो न्याय था स्थानीय विषय था। स्थानीय विषय का मतलब क्या है? स्थानीय विषय से मतलब है कि मान लो सबसे नीचे मौजा है तो मौजा के स्तर पे न्यायालय होगा। फिर उसके पीछे तालुक है तो तालुक के स्तर पे एक न्यायालय होगा। फिर उसके ऊपर परगना है तो परगना के लेवल पे एक न्यायालय होगा। और फिर जब सबसे ऊपर क्या है? प्रांत है तो प्रांत के लेवल पे एक न्यायालय होगा। प्रांतों में सबसे जो प्रमुख न्यायालय था वो लाहौर में बनाया गया था। लाहौर में। और लाहौर में जो न्यायालय बनाया था उसका नाम था अदालत ए आला। नाम ध्यान रखेंगे, अदालत ए आला। तो जो सुप्रीम कोर्ट है, जो सभी जगह की अपील सुनता था, उसका नाम था अदालत ए आला या सुप्रीम कोर्ट। ये लाहौर में स्थापित था और न्याय का जो काम था वो स्थानीय था। हालांकि कठोर न्यायिक व्यवस्था थी इनकी। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट थे वो रणजीत सिंह के बारे में थे। और ध्यान रखेंगे कि इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे रणजीत सिंह
को एक आंख वाला जो स्टेटमेंट है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा उनके लाहौर और अमृतसर जो इनकी दो राजधानियां वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। फिर इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर अमृतसर की संधि जिसमें यह कहा गया कि भाई जो सतलुज नदी है वो पूर्वी सीमा बन जाएगी। ये कुछ बातें हैं जो रणजीत सिंह के बारे में हमें ध्यान रखनी चाहिए। आज जो कहानी है वो एंग्लो सिख वॉर के बारे में चलेगी। पिछली क्लासों में आपने देखा कि ये जो क्लाइमैक्स है, यानी आज मूवी का क्लाइमैक्स आने वाला है सिख धर्म के बारे में। इससे पहले हम 10 सिख गुरुओं के बारे में पढ़ चुके हैं। 10 गुरुओं के बाद बंदा बहादुर रहे उनके बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद सिख मिसल के बारे में हमने पढ़ा, 12 जो मिसल रही। फिर उनमें भी 12 मिसल में जो प्रमुख मिसल थी सुकर चकिया, उनके एक प्रणेता रहे रणजीत सिंह, उनके बारे में पढ़ा कि किस तरीके से इन्होंने 12 की 12 मिसल को एकजुट कर लिया और एकजुट करके एक सिख साम्राज्य खड़ा करा। लेकिन सिख साम्राज्य खड़ा करने के साथ 1839 में रणजीत सिंह की हो जाती है मृत्यु। तो रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद, क्योंकि अंग्रेज अपनी ललचाई हुई दृष्टि सिख साम्राज्य की तरफ गड़ाए हुए बैठे थे, तो मृत्यु के बाद उन्होंने देखा कि जब उनके उत्तराधिकारी आए, सबसे पहले तो पहला जो उत्तराधिकारी था खड़ग सिंह ही था। खड़ग सिंह थोड़ा अल्पबुद्धि का था, तो अल्पबुद्धि के होने के कारण कुछ ज्यादा दिन गद्दी पर भी नहीं बैठा। और इसी का एक उत्तराधिकारी था जो नौनिहाल सिंह या नवनिहाल सिंह था, नवनिहाल सिंह भी बोलते हैं इसे। तो ये जब इसके अंत्योष्टि करके लौट रहा था तभी उसकी भी मृत्यु हो जाती है, नवनिहाल सिंह की भी। फिर उसके बाद शेर सिंह गद्दी पर बैठता है, तो शेर सिंह भी कुछ ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है। तो इस तरीके से जो एक क्रम है, पहले खड़ग सिंह, फिर नवनिहाल सिंह, फिर शेर सिंह, और उसके बाद फिर जो पांचवी रानी थी रणजीत सिंह की, जिनका नाम था रानी जिंदा कौर। रानी जिंदा कौर ने अपना बेटा जिसका नाम था दिलीप सिंह, क्या नाम था, दिलीप सिंह, दिलीप सिंह को गद्दी पर बिठाया, क्योंकि दरबारी षड्यंत्र चल रहे थे। तो दरबारी षड्यंत्र को देखते हुए अब पंजाब की जो सेना है वो भी कमजोर होने लगी और वहां का माहौल भी दरबार का बिगड़ने लग गया। बिगड़ते माहौल में, क्योंकि फिर जो कमजोरी है और ज्यादा होने लग जाती है ऐसे साम्राज्य की, जब षड्यंत्र ज्यादा होते हैं, इन्हीं का फायदा अंग्रेजों को आगे मिलेगा। कैसे मिला? तो उन्होंने क्या किया, 1843 में उन्होंने सिंध पर विजय हासिल कर ली थी। तो सिंध को जीतने के बाद उनके पास अब पंजाब की तरफ बढ़ने का पूरा चांस था अंग्रेजों के पास। और इसमें गलती कर दी दिलीप सिंह के जो सैनिक थे उन्होंने। दिलीप सिंह के सैनिकों ने बिना पूछे अंग्रेजी सेना पर हमला कर दिया। हमला क्यों? दरअसल जब रणजीत सिंह के साथ अंग्रेजों की अमृतसर की संधि हुई थी, तो सतलुज जो नदी थी उसे सीमा माना गया था कि इधर ब्रिटिश रहेंगे और इधर सिख साम्राज्य रहेगा। जब ब्रिटिश की सेना यहां से गुजर रही थी सतलुज नदी के पास से, और यहां जब गुजरते हुए इन लोगों ने, यानी सिख सेनापतियों ने या सिख सेना ने इन ब्रिटिश सेनाओं पर हमला कर दिया। अब ये बहाना अंग्रेजों को मिल गया कि पहले तो हमला आपने किया है, और वो तो चाहते ही थे। तो इसी हमले का जो फायदा है वो अंग्रेजों को मिला और उन्होंने युद्ध शुरू कर दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इस तरीके से पहला एंग्लो सिख युद्ध शुरू होता है। युद्ध का जो टाइम पीरियड है वो आप नोट कर लेंगे, टाइम पीरियड लिख लेंगे इस युद्ध का। 1845 से लेके 1845 से लेके 46 तक इस युद्ध में हुआ क्या? इस युद्ध में दरअसल 4 लड़ाइयां हुई, कोई ज्यादा महत्व की नहीं थी। पहली लड़ाई मुद की, दूसरी फिरोज शाह, तीसरी बद्दोवाल और चौथी अलीवाल। ये कोई लड़ाइयां इतने महत्व की नहीं थी। लेकिन जब पांचवी लड़ाई हुई, जिसे सोबराव की लड़ाई कहते हैं, इस लड़ाई में निर्णायक रूप से जो सिख सेनापति थे या सिख सेना थी वो हार जाती है। और ये लड़ाई की डेट भी कभी कभी एग्जाम से पूछी जाती है। तो 10 फरवरी 1846 को सोबराव की लड़ाई हुई, जिसमें निर्णायक रूप से ये जो सेना है यानी सिख सेना वो हार जाती है। अब वो हारी क्यों? दरअसल इस सेना के साथ 2 व्यक्तियों ने विश्वासघात किया। एक व्यक्ति का नाम है लाल सिंह और दूसरे का नाम है तेजा सिंह। ये दोनों अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। एक वजीर के पद पर था और एक सेनापति था। लाल सिंह जो था वो वजीर था
लाल सिंह वजीर था। लाल सिंह दरअसल जो रानी जिंदा थी उसका प्रेमी भी था। तो इसने षड्यंत्र के साथ साथ किसके साथ मिल गई, ये अंग्रेजों के साथ मिल गए। और तेजा सिंह सेनापति था, वो भी अंग्रेजों के साथ मिल गया। तो इन्होंने क्या किया कि जहां सेना छुपी हुई थी सिखों की, उनका भेद अंग्रेजों को दे दिया, क्योंकि वो खाइयों में छुप के वार करते थे, 2.5 फुट की जो नीति थी। तो सिख की सेना की छुपने की जो खाइयां थी उनका भेद अंग्रेजों को दे दिया, जिसके चलते अंग्रेजों ने सीधे खाइयों पे आक्रमण किया और सेना सारी ढेर हो गई। इसका फल ये हुआ, पूरा का पूरा जो युद्ध है वो अंग्रेजों के पक्ष में हो गया। तो पहले युद्ध में ये हार गए। इससे सिखों को अंग्रेजों के साथ 9 मार्च को एक संधि करनी पड़ती है। इस संधि का नाम था लाहौर की संधि। लाहौर की संधि जब हुई तो इसमें क्या क्या बातें सामने आई वो हमें ध्यान रखनी है, नोट कर लेंगे। लाहौर की संधि में सबसे पहले क्या हुआ, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि जितनी सेना थी, जितनी सिख सेना थी वो लगभग खत्म करके 1/4 सेना इनकी छोड़ी कि सारी सेना को खत्म कर दो, आपको सेना की कोई जरूरत नहीं है। फिर एक रेजिडेंट इनके दरबार में रहेगा और प्रशासनिक जो क्षेत्र है वो लाहौर को बना दिया कि अब लाहौर से प्रशासन प्रशासन कहां से चलेगा, लाहौर से चलेगा। और यहां पर एक रेजिडेंट रहेगा, ब्रिटिश रेजिडेंट यहां छोड़ा जाएगा, जो बताएगा हमें कि तुम क्या क्या कर रहे हो। फिर कोई भी बाहरी व्यक्ति, कोई भी बाहरी व्यक्ति ब्रिटिश सेना के या ब्रिटिश लोगों को छोड़ के आपकी सेना में या किसी भी नौकरी पे रखा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी विदेशी हो, चाहे रसिया का हो, जर्मनी का हो, चाहे यूएस का हो, चाहे किसी फ्रांस का हो। कोई भी व्यक्ति आपकी सेना में या किसी भी नौकरी के पद पे आप नहीं रखोगे। ये कहाँ चल रही है बातें, लाहौर की संधि में ही चल रही है। ठीक है। साथ ही साथ यहां रानी जिंदा को लाहौर की संधि में संरक्षिका माना गया, संरक्षिका माना गया। और जो दिलीप सिंह है, दिलीप सिंह, दिलीप सिंह को राजा मान लिया गया और वजीर का पद दे दिया गया, यानी प्रधानमंत्री के रूप में अंग्रेजों ने किसको मान्यता दी, लाल सिंह को मान्यता दी। ठीक है। अब एक रेजिडेंट कौन रहेगा, एक रेजिडेंट के रूप में हेनरी लॉरेंस को रख दिया, हेनरी लॉरेंस। हेनरी लॉरेंस को एक रेजिडेंट के रूप में इस दरबार में रख दिया गया और साथ ही कहा गया कि कोई भी विदेशी संबंध हमारी अनुमति के बिना आप नहीं बनाओगे। और इसके अलावा जो कश्मीर का पार्ट था वो भी इनसे छीन लिया गया, जम्मू कश्मीर का पार्ट सिख राज से। अब इस सब के होते हुए सिख जो लोग थे उन्हें ये पूरी की पूरी जो अपमानजनक संधि लगी कि सिख राज्य भी इनसे छीन लिया गया और सारी की सारी की शर्तें हमारे ऊपर थोप दी गई। तो इन्होंने क्या किया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह किया तो विद्रोह करने के बाद इनको फिर हार का सामना करना पड़ा। तो इस विद्रोह के चलते इन्हें फिर एक संधि करनी पड़ती है जिसे भैरोवाल की संधि कहते हैं। क्या नाम संधि कहते हैं, भैरोवाल की संधि। भैरोवाल की संधि दिसंबर 1846 में होती है। इस संधि की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि रानी जिंदा को जो पृथ्वी शासक थी, रानी जिंदा या जिंद, जिंद कौर जिन्हें कहते थे, रानी जिंदा कौर, इनको पृथ्वी शासक की गद्दी से हटा दिया गया। रानी जिंदा को हटा के एक परिषद गठित की गई, काउंसिल बनाई गई और इस परिषद में 8 सिख सरदार रहेंगे, 8 सिख सरदार रहेंगे। और 9वां जो होगा वो ब्रिटिश रेजिडेंट होगा और उस समय जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वहां हेनरी लॉरेंस था, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इस तरीके से ये जो परिषद है, 8 सिख सरदार और एक हेनरी लॉरेंस की जो परिषद है, ये पूरे पंजाब राज्य को चलाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहला एंग्लो सिख युद्ध होता है जिसमें सारी की सारी सिख धरती है वो ब्रिटिश के हाथ में समा जाती है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात आती है कि ये सब चल रहा था लेकिन सिख जो लोग थे वो इस बात से संतुष्ट नहीं थे जो ब्रिटिशों ने किया था। दूसरी तरफ मुल्तान में ब्रिटिशों ने एक और कांड कर दिया। मुल्तान में एक गवर्नर हुआ करता था, और उस गवर्नर का नाम था मूलराज। मुल्तान में गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम था मूलराज। क्या नाम था, मूलराज। इस मूलराज का अच्छा खासा वर्चस्व था मुल्तान में
और इसके सपोर्टर भी काफी थे। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशों ने इसको हटा दिया और इसकी जगह पे दूसरा अपना गवर्नर नियुक्त कर दिया। लेकिन वहां की जो जनता है उसने इस गवर्नर के दो सहयोगी जो ब्रिटिश लोग भेजे गए थे उन दोनों को मार दिया, और फिर इसे दबाने के लिए एक जो सेना भेजी उसका सेनापति भी मूलराज से जाके मिल गया। अब ये बात अंग्रेजों को कैसे खलेगी, तो इन्होंने क्या किया कि मुल्तान पर आक्रमण के लिए धावा बोल दिया। तो युद्ध का जो तत्कालिक कारण था वो था मुल्तान, यानी मुल्तान का विद्रोह। इस मुल्तान के विद्रोह को दबाने के लिए खुद जो डलहौजी है वो खुद जाता है। आपको ध्यान रखना है कि जब पहला युद्ध हुआ था, यानी फर्स्ट एंग्लो सिख युद्ध, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग। और दूसरे में कौन था, सेकंड में डलहौजी। डलहौजी, ध्यान रखेंगे, इसको नोट कर लेंगे। तो 13 जनवरी 1849 को एक सिख नेता था शेर सिंह, और अंग्रेजों ने अपना एक कमांडर भेजा था जिस कमांडर का नाम था गफ, ब्रिटिश कमांडर गफ। इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है, और इस युद्ध में ब्रिटिश सेना को बहुत ज्यादा क्षति होती है। इस युद्ध का नाम था चिलियानवाला का युद्ध। सिखों के साथ जितने युद्ध लड़े गए थे उसमें चिलियानवाला का युद्ध सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सिख लोग हैं वो बहुत ताकत के साथ इस युद्ध में लड़े थे, और ब्रिटिशों को इसमें काफी हानि उठानी पड़ी। और ब्रिटिश कभी नहीं चाहेंगे कि अब हमें दोबारा ऐसा युद्ध लड़ना पड़े। तो इसके बदले में जो उस समय का डलहौजी गवर्नर था उसने बोला भी था कि हम चिलियानवाला जैसी लड़ाई बार बार यदि लड़ते रहे तो एक दिन हम खत्म हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे ये कब हुई थी लड़ाई, चिलियानवाला की जो लड़ाई है उसकी डेट भी याद रखेंगे, 13 जनवरी को। ठीक है, कौन कौन था, अपने यहाँ से सिख नेता कमांडर था शेर सिंह, और अंग्रेजों का कमांडर कौन था, गफ। इन दोनों के मध्य में ये हुआ था। ठीक है, आगे चलें। तो गफ ने हालांकि ये कहा था कि ये युद्ध हमारे पक्ष में रहा, लेकिन डलहौजी ने कहा कि भाई एक बात सुनो, हमें विजय तो मिल गई है, लेकिन ऐसी विजय एक और हमें लेनी हो ना तो हम सदा के लिए खत्म ही हो जाएंगे, तो ऐसी लड़ाइयों से बचो। फिर क्या हुआ, 21 फरवरी 1849 को, ये गुजरात के युद्ध के नाम से फेमस है। उस समय दरअसल गुजरात भारत का भाग नहीं था, तो गुजरात गुजरात का युद्ध था ये। 21 फरवरी 1849 को गुजरात का युद्ध होता है। इसमें सिख सेना जो है बुरी तरीके से पराजित हो जाती है, और उन्होंने अंग्रेजों के सामने समर्पण कर दिया रावलपिंडी में। कहां पर, रावलपिंडी में, पाकिस्तान में पड़ता है ये। अब समर्पण कर दिया तो डलहौजी ने, फिर फाइनल तो यही होता है कि भाई संधि करो। तो डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया, और इसके साथ ही दिलीप सिंह को क्या किया, भाई दिलीप सिंह तुम एक काम करो, तुम्हें पेंशन दी जाती है और तुम पेंशन लो और तुरंत यहां से इंग्लैंड भाग जाओ। इनको इंग्लैंड भेज दिया। साथ ही साथ लाहौर जो दरबार था और पंजाब का जो अस्तित्व था उसे समाप्त कर दिया। दिलीप सिंह आगे जब बढ़ेंगे तो उम्र के साथ साथ उन्होंने अपना धर्म भी परिवर्तित कर दिया, क्रिश्चियन बन गए थे या ईसाई बन गए, ईसाई बन गए थे। और कई देशों की उन्होंने यात्रा भी की थी, इंग्लैंड के साथ साथ कई देशों में भी वो गए थे। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें पहले और दूसरे युद्ध से याद रखनी है। रानी जिंदा कौर के साथ क्या हुआ वो भी सुन लो। दरअसल रानी जिंदा कौर के साथ जो हुआ था वो भी एक तरीके से दूसरे एंग्लो सिख युद्ध का कारण मान सकते हैं, क्योंकि रानी जिंदा कौर को पहले तो इन्होंने हटाया ही था। जब मैंने आपको बताया कि जब इन्होंने भैरवाल की संधि की तो रानी जिंदा कौर को हटा दिया, लेकिन फिर इन्होंने एक काम और भी किया कि रानी जिंदा कौर को बंदी बना के बनारस भेज दिया था। ठीक है, बनारस भेजा और उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया। अब बात आती है कि युद्ध के बाद में क्या हुआ। युद्ध के बाद में यह हुआ कि एक परिषद बनाई गई, एक परिषद बनाई गई। उस परिषद में लॉरेंस ब्रदर जिन्हें हम कहते हैं ब्रदर्स, लॉरेंस ब्रदर में दो व्यक्तियों के नाम याद रखेंगे, हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस। जॉन लॉरेंस, इनके साथ साथ एक व्यक्ति थे जिसका नाम था चार्ल्स मालसेन, चार्ल्स मानसेन।
इन तीनों व्यक्तियों की यानी इन तीनों की एक परिषद बनाई जाती है और ये परिषद क्या करती है, इस परिषद के द्वारा फिर जो सिख पूरा साम्राज्य था उस पर शासन किया जाता है। फिर आगे के टाइम में हम देखेंगे कि 1852 में जो जो परिषद थी इसको भी भंग कर दिया जाता है। फिर वहाँ कमिश्नरेट जो सिस्टम है वो आ जाता है। तो इस तरीके से पंजाब राज्य को ब्रिटिश लोगों ने अपने अधीन मिला लिया। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट किया एंग्लो सिख वॉर को, दोनों वॉर हमने देखे। जो ब्रिटिश सरकार है उसने पंजाब को अपने अंदर मिला लिया और एक और राज्य अब उनकी झोली में आ गया और इस तरीके से अब बंगाल, मैसूर, मराठा और हैदराबाद, ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो इनके अंडर में थे। अब बात करेंगे हम अवध के बारे में। अगली क्लास में हम बात करेंगे अवध के बारे में, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि इस पर कौन कौन से क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस पे चर्चा करेंगे और वो होगा अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और ऐसे ही चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।